वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं स्विन हमारे यूट्यूब चैनल सफलता के सारथी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज डेट है 2 जुलाई और मैं लेके तैयार हूं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का नोटिफिकेशन रोज सुबह आप तक पहुँच सके। इसी के साथ हमारी ये वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ वर्चुअली आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया वियतनाम में। वियतनाम के हनोई में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया एवं इस पहले इसको आयोजित किया जाना था वियतनाम के दानांग में अप्रैल 2020 में, लेकिन कोविड-19 के चलते इसको पोस्टपोन कर दिया गया, जो हाल ही में इसको आयोजित किया गया। बात की जाए इसके इस बार के विषय के बारे में, तो इसका इस बार का विषय है कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियन एवं इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह यह है कोविड-19 पैंडेमिक रिस्पॉन्स, पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी एंड फर्दर कॉर्पोरेशन विद पार्टनर्स। तो ये इसका इस बार का उद्देश्य है। आपने टर्म सुने होंगे एपिडेमिक और पैंडेमिक। जो एपिडेमिक है वो तब इस टर्म का यूज़ किया जाता है जब एक कम्युनिकेबल डिजीज़ या एक संचारी रोग एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर फैलता है और एक बड़ी संख्या को प्रभावित कर देता है, तो इसको हम बोलते हैं एपिडेमिक। बात की जाए पैंडेमिक की, तो पैंडेमिक उस स्थिति को बोलते हैं जब ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, यह एक बड़े जियोग्राफिकल एरिया को प्रभावित करती है एवं हाई पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को इफेक्ट कर देती है, तो इसको हम बोलते हैं पैंडेमिक। तो वर्तमान में जो कोरोना वायरस बना हुआ है यह पैंडेमिक है, यह एक महामारी है, पूरे विश्व को इसने प्रभावित करके रखा हुआ है। और हम बात करें एशियन की, तो एशियन समिट जो पहला हुआ था, एशियन समिट वह हुआ था फरवरी 1976 में बाली इंडोनेशिया में। एवं इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यह इसका फुल फॉर्म है। जो थाईलैंड है इसमें 34वां आसियान का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था एवं ब्रुनेई में 38वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाना है। इसमें जो टोटल सदस्य हैं वह 10 देश हैं, जैसे कि आप इस मैप पे देख सकते हैं। यह है म्यांमार, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया और थाईलैंड। तो यह 10 सदस्य इसके देश हैं, इनको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को पहले पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह हैं चक्रवर्ती रंगराजन। इनको यह अवार्ड इनके नेशनल इनकम के एस्टिमेशन से जुड़े हुए इश्यूज के सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए दिया गया है। एवं बात की जाए महालनोबिस के बारे में तो इनको फादर ऑफ स्टैटिस्टिक कहा जाता है एवं इन्होंने सेकेंड 5 ईयर प्लान में अपना एक मॉडल दिया था जिसको महालनोबिस, नेहरू महालनोबिस मॉडल के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की, तो इसके जो मिनिस्टर हैं वह हैं राव इंद्रजीत सिंह एवं जो हमारी नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन है उसके जो चेयरमैन हैं वह हैं बिमल कुमार रॉय। हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में तो रघुराम राजन, यह भी आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। हाल ही में इनकी एक बुक आई है जो काफ़ी फेमस है, द थर्ड पिलर, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा बिमल जालन, इनकी भी एक बुक आई है जिसका नाम है रेसिडेंट इंडिया। एवं वाई वी रेड्डी, इनकी बुक का नाम है इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म। ये जो चारों हैं ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं, इसलिए इनको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। गुडनी जोहान्स दोबारा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? यह देश है आइसलैंड। इन्होंने इस चुनाव में 92% वोट प्राप्त किए थे, जो कि राष्ट्रपति चुनावों में दूसरी सबसे बड़ी जीत है। इसके पहले गुडनी जोहान्स आइसलैंड विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर के पद पर थे। एवं जो आइसलैंड की राजधानी है वह है रेकजाविक एवं जो करेंसी है वह है आइसलैंडिक क्रोना। बात की जाए इन ऑप्शंस के बारे में तो इजराइल, हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू दोबारा इजराइल के प्रधानमंत्री चुने गए एवं इसकी जो राजधानी है वह है जेरूसलम, मुद्रा है इजरायली न्यू शेकेल। बात की जाए मलावी की, तो हाल ही में लाजर चकबेरा मलावी के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए एवं इसकी जो राजधानी है वह है लिलोंग्वे एवं जो करेंसी है वह है क्वाचा। बात की जाए आयरलैंड की, तो आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में माइकल मार्टिन चुने गए। इसकी जो राजधानी है वह है डबलिन, मुद्रा है यूरो। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हर साल 1 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हर साल मनाया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में, नेशनल चार्टेड अकाउंटेंट डे के रूप में, एसबीआई के फाउंडेशन डे के रूप में एवं पोस्टल वर्कर्स के रूप में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑल ऑफ द अबव।
ये चारों डेज मनाए जाते हैं 1 जुलाई को, जिसमें से हम बात करें नेशनल डॉक्टर्स डे की, तो यह दिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर और चिकित्सकों द्वारा किए गए अमूल्य कार्यों को सम्मानित करने एवं उनकी समर्पित सेवा के लिए उन्हें धन्यवाद करने के लिए हर साल मनाया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वर्तमान में पूरी दुनिया कोविड-19 से बुरी तरह से प्रभावित है, जिनमें डॉक्टरों का जो रोल है एवं जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं उनका रोल बहुत बढ़ जाता है, तो इसके लिए ये डे का महत्व भी बढ़ जाता है। इस बार इसकी जो थीम है वह है लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। इसके अलावा हम बात करें नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। यह डे 1949 से भारत की संसद द्वारा की गई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसका जो मुख्यालय है वह है नई दिल्ली में। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वह हैं CA अतुल कुमार गुप्ता। अब बात की जाए SBI की फाउंडेशन डे की, तो यह भी 1 जुलाई 1955 में SBI की स्थापना हुई थी। इसके पहले यह इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था। बात की जाए पोस्टल वर्कर्स डे के बारे में, तो यह हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में डाक कर्मियों द्वारा किए जाने वाली सेवा को सम्मानित करने के लिए किया जाता है। भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान डाक सेवाओं में विशिष्ट विविधता आई है, बहुत सारे इसमें वेरिएशंस आए हैं, परिवर्तन आए हैं। अब जो डाक विभाग के जो कर्मी रहेंगे उनको कोरोना योद्धा बना दिया जाएगा एवं जो कोविड-19 के खिलाफ भारत सरकार की जो लड़ाई चल रही है, पूरी दुनिया की जो लड़ाई चल रही है, उसमें एक सक्रिय भूमिका निभाएंगे। और जो हमारे भारतीय डाक के महानिर्देशक हैं वर्तमान में वह हैं अरुंधति घोष, तो उनको आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक और डे है इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे। यह हर साल मनाया जाता है 30 जून को। वर्ल्ड लेवल पर इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे मनाया जाता है। यह लोगों की पृथ्वी पर जो एस्टेरॉयड्स आते हैं उनका जो प्रभाव क्या पड़ेगा पृथ्वी पर, उसके प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए यह डे मनाया जाता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के पद से हट गए हैं? तो ये हैं शशांक मनोहर। शशांक मनोहर ICC के पहले इंडिपेंडेंट अध्यक्ष थे एवं यह 2015 से ICC के चेयरमैन थे। वह 2008 से 2011 के बीच में ये BCCI के चेयरमैन भी रह चुके हैं। अब इनके हटने के बाद जो अगले वीक में ICC की बोर्ड मीटिंग होगी उसमें अध्यक्ष पद के चुनाव का फैसला किया जाएगा। अब हम बात करें सौरभ गांगुली जी की, तो यह BCCI के प्रेसिडेंट हैं। BCCI का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और बात की जाए जय शाह की, तो यह सेक्रेटरी हैं। और बात की जाए अनुराग ठाकुर, तो यह मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेटिव अफेयर्स हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड बैंक ने राज्यों के टीचिंग लर्निंग और रिजल्ट प्रोग्राम STARS के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी है? तो यह है $500 मिलियन। यह राशि 6 भारतीय राज्यों में हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एवं राजस्थान की स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और शासन में सुधार करने के प्रयासों के लिए दिए गए हैं। इस कार्यक्रम से भारत का जो एक लक्ष्य है एजुकेशन टू ऑल, उसके लिए काफ़ी बल मिलेगा। हम बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वह है वॉशिंगटन DC में। इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। इसके जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं वह है डेविड मालपास। और जो एक रिपोर्ट होती है ईज ऑफ डूइंग की, यह जारी की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा एवं इसमें भारत की जो रैंकिंग है 2019 में वह है 63। एवं जो राजीव टोपनो है, इन्हें वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। एवं वर्ल्ड बैंक ने वेस्ट बंगाल को कोरोना से लड़ने के लिए 1950 करोड़ रुपए का लोन दिया है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की पहली मोबाइल ऐप नाडा ऐप लॉन्च की है? तो यह है हमारे खेल मंत्री किरण रिजिजू। यह जो ऐप है इसका उद्देश्य नाडा व एथलीटों के बीच खेल व डोपिंग जानकारी को साझा करना है, आपस में उस जानकारी को शेयर करना है। अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में, तो अर्जुन मुंडा यह जनजातीय मंत्री हैं हमारे एवं इन्होंने एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है गोल। इसके तहत जो ट्राइब्स हैं, जो जनजाति हैं, उनमें स्किल डेवलपमेंट का कार्य किया जाएगा। बात की जाए जितेंद्र सिंह के बारे में, तो यह केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री हैं। इनने कोविड-19 लोक शिकायतों पर फीडबैक कॉल सेंटर का उद्घाटन किया है। बात की जाए धर्मेंद्र प्रधान के बारे में, तो यह पेट्रोलियम मंत्री हैं एवं पारादीप में इन्होंने PADC केंद्र का उद्घाटन किया है हाल ही में, तो इसको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने गरीब कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह है हमारे केंद्रीय ग्रामीण विकास व पंचायत राज और कृषि
और कृषि कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। इस अभियान के तहत भारत सरकार अगले 4 महीनों तक प्रवासी मजदूरों को रोजगार प्रदान करेगी एवं इस पोर्टल की मदद से काम की प्रगति पर नजर रखी जा सकेगी। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, निर्मला सीतारमन यह वर्तमान में हमारी वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं। नितिन गडकरी जी यह रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर एंड एमएसएमई मिनिस्टर है। बात की जाए रमेश पोखरियाल निशंक की, तो यह मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। इन्होंने हाल ही में युक्ति 20 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, इसको आप याद रखिएगा। इसके साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कहां भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खोला जाएगा? तो यह खोला जाएगा दिल्ली में। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए देश का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा कर दी है। इसे दिल्ली सरकार के द्वारा संचालित इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंस में स्थापित किया जाएगा। जरूरत के वक्त कोई भी डॉक्टर या कोई भी हॉस्पिटल यहाँ से प्लाज्मा ले सकेंगे एवं यह 2 जुलाई 2020 से इसका संचालन शुरू किया जाएगा। यहाँ पर जो स्वस्थ हो चुके प्लाज्मा, जो कोरोना वायरस से प्रभावित जो मरीज हैं, जो स्वस्थ हो चुके हैं, उनको प्लाज्मा डोनेट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, क्योंकि उनके प्लाज्मा में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडीज़ हैं वह उपस्थित रहती हैं, इसलिए उस प्लाज्मा का उपयोग किया जाएगा। अब हम बात करें दिल्ली की गवर्नर की, तो वह है अनिल बैजल। बात की जाए अन्य ऑप्शंस की, तो जिसमें है मुंबई ने हाल ही में एयर बेंटी नाम की एक ऐप लॉन्च की है, जिसकी सहायता से मुंबई के जो लोग हैं वह प्राइवेट व सरकारी हॉस्पिटल्स में बेड व वेंटिलेटर्स की उपलब्धता का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में प्लाज्मा थेरेपी से होगा गंभीर कोरोना मरीजों का इलाज, यह भी एक पहल शुरू की गई है। इसके अलावा हम बात करें बेंगलुरु की, तो बेंगलुरु में एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मेघ संदेश, यह मौसम की जानकारी देगा। बात की जाए रांची की, तो दिव्यांगों के लिए कौशल विकास पुनर्वास व रोजगार केंद्र की स्थापना रांची में की जाएगी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस महान हास्य कलाकार का निधन हो गया है? तो यह है कार्ल रीनर। यह एक लेखक, हास्य अभिनेता, निर्देशक थे एवं इन्होंने निर्देशक के रूप में ओ गॉड 1977 में एक मूवी आई थी, द जर्क, यह आई थी 1979 में, इसमें इन्होंने काम किया था। एवं लेखन व निर्माता के रूप में भी इन्होंने कई सम्मान प्राप्त किए थे। अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में, तो इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, जिसमें जो परवेज जामाजी हैं यह वीर चक्र से सम्मानित स्क्वाड लीडर हैं। एवं बात की जाए विश्व बंधु गुप्ता के बारे में, तो यह पूर्व सांसद व पत्रकार थे। बात की जाए बीपीआर विट्ठल के बारे में, तो यह वायुवृद्ध अर्थशास्त्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह राज्य सरकार है कर्नाटक की। यह पोर्टल नौकरी की तलाश करने वालों को एक मंच प्रदान करेगा एवं यह पोर्टल नौकरी चाहने वालों एवं नौकरी देने वालों के बीच का जो अंतर है उसको कम करेगा। अगर हम बात करें कर्नाटक से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर्स की, तो हाल ही में कर्नाटक की पूर्व गवर्नर टीएन चतुर्वेदी का निधन हो गया है एवं 18 जून को कर्नाटक में मास्क डे के रूप में मनाया गया एवं एक योजना चलाई गई जिसका नाम है जन सेवक योजना। यह योजना गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं उनकी होम डिलीवरी के लिए चलाई गई है। अब इसके लिए आपको दफ्तरों में नहीं भटकना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वह आपके दरवाजे पर उपलब्ध होंगी। इसके अलावा जो कर्नाटक की विद्या हैं इन्हें नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप के खिताब से सम्मानित किया गया है। एवं बेंगलुरु में हाल ही में 14,100 टन के लिथियम रिजर्व्स मिले हैं और कर्नाटक ने एक ऐप लॉन्च भी की है जिसका नाम है कोरोना वॉच। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किस अभियान का शुभारंभ किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने शुभारंभ किया है हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के कारण छात्रों की शैक्षणिक नियमितता, उनकी जो पढ़ाई की कंटिन्यूटी है उसको ध्यान में रखते हुए वर्चुअल प्लेटफॉर्म हमारा घर हमारा अभियान शुरू किया है एवं यह 6 जुलाई 2020 से शुरू किया जाएगा। इस योजना के तहत ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से अपने घर पर ही पढ़ाए जाने वाला बच्चों के लिए एक स्कूल के जैसा एक माहौल तैयार किया जाएगा और उसके बाद जो शिक्षक जो है वह छात्र के जो अभिभावक हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, जो गार्जियंस हैं, उनसे फीडबैक लेंगे एवं चर्चा करेंगे कि ये क्लास किस तरह से सहायता कर रही है, इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और हम बात करें मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ योजनाओं के बारे में, तो हाल ही में स्ट्रीट वेंडर कार्यक्रम शुरू किया गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एवं मध्य प्रदेश सरकार ने अपने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया एवं किल कोरोना अभियान की शुरुआत भी की गई मध्य प्रदेश में।
अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में तो पंचवटी योजना, यह योजना हिमाचल प्रदेश में चालू की गई। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पार्कों का निर्माण किया जाएगा। और जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है यह छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है, एवं इंदिरा रसोई योजना यह राजस्थान सरकार की योजना है। इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कल फिर मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद।